हेलो एवरीवन। आज हम लोग नीट के पिछले कई वर्षों की परीक्षाओं में फिजिक्स के टॉपिक वेव से पूछे गए सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल हमारा ये है, इन अ गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। देखिए, जो बीट होती है ना, तो स्ट्रिंग ए से कितनी फ्रीक्वेंसी निकल रही है और स्ट्रिंग बी से कितनी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस होता है। मतलब कि एक प्रकार से न्यू ए माइनस न्यू बी, इनका जो मैग्नीट्यूड है ये कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, और हर्ट्ज जो है उसकी यूनिट है। व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, है ना। तो टेंशन जो है जब हम डिक्रीज़ कर दे रहे हैं बी में, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ हो जा रही है। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जा रही है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, जो स्पीड होती है v, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, स्पीड नहीं बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रिंग में, वो स्ट्रिंग में आए हुए टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि टेंशन को अगर डिक्रीज़ किया जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी आल्सो मस्ट बी डिक्रीज़, है ना। तो इस वजह से जो फ्रीक्वेंसी बी होगी ये डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। यानी यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो न्यू ए है वो न्यू बी से ग्रेटर है ना। तभी तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर न्यू बी ज़्यादा होता तो डिफरेंस कम हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो डिफरेंस इंक्रीज़ कर रहा है, इस वजह से मतलब कि न्यू ए इज़ ग्रेटर दैन न्यू बी। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 530 हर्ट्ज़, तो ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ रख दीजिए 530 हर्ट्ज़ माइनस न्यू बी इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे न्यू बी, तो ये मिल जाएगा 524 हर्ट्ज़। तो 524 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, बी की। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि अ ट्यूनिंग फॉर्क विद फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज़ प्रोड्यूसेस रेजोनेंस इन अ रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विद अपर एंड ओपन एंड लोअर एंड क्लोज्ड बाय वाटर सरफेस, ठीक। सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑब्जर्व्ड एट लेंथ 9.75 सेंटीमीटर, 31.25 सेंटीमीटर एंड 52.75 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, यानी साउंड की जो स्पीड है एयर में कितनी होगी, ठीक है। वैसे तो साउंड की स्पीड जो एयर में होती है 344 मीटर पर सेकंड होती है ना। ये इतनी होती है एट बोल सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो रेजोनेंस हमें मिल रहा है, ये रेजोनेंस, तो अगर इनमें हम कॉलम का अगर डिफरेंस देखें तो हमें ये नज़र आएगा 21.5 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 21.5 सेंटीमीटर, राइट। ये क्या होता है, अगर कोई ओपन रेजोनेंस ट्यूब है इस टाइप से, तो जो हमें वेव्स का फॉर्मेट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। यानी कि यहाँ की जो ये वेवलेंथ मिलती है ये λ/2 इस तरीके से मिल रही होती है। मतलब कि एक प्रकार से जो कॉलम का डिफरेंस है वो λ/2 के इक्वल होना चाहिए यहाँ पे। यानी कि 21.5 दिस मस्ट बी इज इक्वल टू λ/2। तो लैम्डा जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 43। इतना क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया ना, 43 सेंटीमीटर। तो अगर इसको चाहे मीटर में बदलना तो हम इसको लिख सकते हैं 0.43 मीटर। इतना हो गया ना, यहाँ से लैम्डा हो गया। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है 800 हर्ट्ज़ है, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वेवलेंथ। तो ये 800 इंटू 0.43। अब इसको सॉल्व करिए तो 8 3 8 3 24, 8 चौक 32 और 2 34, 344 मीटर पर सेकंड यहाँ से मिल जाएगा ना। तो वैसे ये इसको सॉल्व कर लिया गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल हमारा ये है कि अ ट्यूनिंग फॉर्क इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ ग्लास ट्यूब। द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन दिस ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय अ वेरिएबल पिस्टन। ठीक, एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस टू सक्सेसिव रेजोनेंस आर प्रोड्यूस्ड एट 20 सेंटीमीटर एंड 73 centimeter of column length, right? If the frequency of tuning fork is this, the velocity of sound in the air, तो velocity यानी v पता करने के लिए न्यू इंटू लैम्डा, ये कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो न्यू तो हमें पता है लेकिन लैम्डा नहीं मालूम है ना, तो हम लैम्डा यहाँ पे पता करते हैं। तो लैम्डा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ये चीज़, तो अगर इस सिचुएशन में हम इसको सॉल्व ही करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेंथ्स का डिफरेंस है यानी कि 73 माइनस 20, दिस मस्ट बी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, इसके बराबर होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लैम्डा निकालें तो 73 और 20 का जो डिफरेंस हो जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल टू 53 एंड 53 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मस्ट बी इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.06 मीटर। ठीक, ये इतना हो गया बस। अब इसलिए स्पीड अगर निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो ये हो जाएगा 320 इंटू 1.06, है ना, जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया गया था इस प्रकार से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा इतना 0.2, है ना। तो जिसको हम लगभग में क्या बोल सकते हैं, 339 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी ना 339 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग अपना। अगला सवाल ये है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज़ इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू1 देखें हम लोग तो दिस मस्ट बी इज इक्वल टू, जो फ्रीक्वेंसी है न्यू डिवाइडेड बाई यानी जो फ्रीक्वेंसी है ना उसकी जो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन आर्गन पाइप में इतनी हो जाएगी, न्यू डिवाइडेड बाई 2, और पाइप की जो लेंथ होती है ना यल, ठीक है, पाइप की लेंथ मान लीजिए पहली पाइप है जिसकी लेंथ कितनी है 1 है, ठीक, यल 1। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ बात करें, इक्वेशन नंबर 1 है, इसी प्रकार से अगर हम एक क्लोज्ड आर्गन पाइप के हम फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो न्यू बाई 4L होता है वो चीज़। तो उसके थर्ड हार्मोनिक की अगर हम बात करेंगे, ये ओपन के लिए, किस पाइप के लिए, ओपन आर्गन पाइप, और ये क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए अगर हम देखें तो न्यू 3, दिस मस्ट बी इज इक्वल टू न्यू डिवाइडेड बाई 4L2। तो इसको हम 3 बोल देते हैं। 3 क्यों, क्योंकि इसमें थर्ड हार्मोनिक की बात की जा रही है ना। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए इतना हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। इसमें कॉन्सेप्ट के आधार पे बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, है ना, दोनों इक्वल हैं। मतलब हमें ये गिवन है कि न्यू1 इज़ इक्वल टू न्यू 3। तो न्यू1 की वैल्यू है न्यू डिवाइडेड बाई 2L1 और ये वैल्यू है 3 न्यू डिवाइडेड बाई 4L2। हमें क्या करना है, इफ़ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज़ 20 सेंटीमीटर, यानी L2 हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, तो L1 पता करना है हम, ठीक। तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, यानी कि यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो L1 की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इज इक्वल टू 2L2 बाई 3, है ना। तो यही चीज़ मिलेगी। अब देखिए 2 L2 की वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर है, बाई 3 कर देते हैं यहाँ पे, तो 40 बाई 3 यानी कि 13 3 39, तो 13 पॉइंट समथिंग 13.33 इस टाइप से करते हुए मिलता जाएगा। तो 13.33 के आसपास जो वैल्यू है, दिस इज़ 13.2 सेंटीमीटर। तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये सेंटीमीटर आएगा इतना। ओके, चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा ये है, द 2 नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड आर 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज। व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, राइट। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखिए जो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस होगा ना, जो डबल होगा,
ये नियरेस्ट हार्मोनिक्स के डिफरेंस के इक्वल होता है, तो इनका डिफरेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 हर्ट्ज़ हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज़, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 20 हर्ट्ज़ हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। किसके लिए है ये, जब ओपन ऑर्गन ट्यूब है ना, तो ऑर्गन ट्यूब में क्या है, इसका वन एंड क्लोज रहता है और दूसरा एंड ओपन रहता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस अप्रोच ईच अदर विद स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। देखो इस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, जो एक अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी इनटू वी प्लस वी नॉट अपान वी माइनस वी एस। वी ओ का मतलब ये नॉट नहीं है, वी ओ है मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, और वी एस का मतलब सोर्स की वेलोसिटी, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ये तो हमें दिया हुआ है कितना है 400 हर्ट्ज़ है, ठीक है 400 हर्ट्ज़। वी जो है ये हमें दी है 340 मीटर पर सेकंड, यानी कि एयर में साउंड की स्पीड है, वेलोसिटी है 340 प्लस वी ओ। देखिए अब इसमें ऑब्जर्वर कौन होगा, बोल रहा है कि द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार्स ब्लोज अ हॉर्न, तो ये तो हो जाएगा सोर्स और ये क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की जो स्पीड है दिस इज 16.5 डिवाइडेड बाई स्पीड देखते हैं किसकी, साउंड की एयर में, माइनस सोर्स की जो है वो 22 है, ठीक। अब इसी को कर लेते हैं हम सॉल्व। तो 400 इंटू ये हो जाएगा 366.5 और ये हो जाएगा 318। अब इसी को सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 448 हर्ट्ज़ दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, जो सुनाई देगी उसे फ्रीक्वेंसी, वो कितनी आ जाएगी 448 हर्ट्ज़। तो इस आधार पे ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ये है द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड पाइप L मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप विल बी। ओपन पाइप की जो है क्लोज्ड पाइप की लेंथ तो L दी हुई है, ओपन पाइप की लेंथ हमें पता करनी है कितनी है। देखिए अगर हम सेकंड ओवरटोन की बात करते हैं, सेकंड ओवरटोन का मतलब होता है थर्ड हार्मोनिक ना, थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब कितना हो जाएगा फिर, जैसे अगर फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है न्यू डिवाइडेड बाई 2 लेंथ जो उसकी, मान लेता हूँ कितना है L1 है। ये बोल रहे हैं कि बराबर है फर्स्ट ओवरटोन एक क्लोज्ड आर्गन पाइप का। तो क्लोज्ड आर्गन पाइप का जो फर्स्ट ओवरटोन होगा वो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम होता है। तो अगर यहाँ से हम देखें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो न्यू डिवाइडेड बाई 4L होता है और उसका 3 टाइम करेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा। तो इस आधार पे अगर हम L1 सॉल्व करें तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2L आएगी, और यही इसमें हमसे पूछा हुआ है। तो इस आधार पे ये 2L जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैव फ्रीक्वेंसीज n-1 n और n+1 दे सुपर इम्पोज टू गिव बीट्स। ये सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो सुपर इम्पोज में अगर हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आएगा वो 2 हर्ट्ज़ का आएगा। कितना आएगा 2 हर्ट्ज़ का आएगा। तो अगर 2 हर्ट्ज़ का मैक्सिमम इनमें फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, जैसे कि n1-1 और n के बीच 1 और n+1 के बीच के 1, लेकिन अगर इन दोनों के बीच यानी n-1 और n+1 के बीच का देखें तो कितना आ रहा है 2 हर्ट्ज़। तो ये मैक्सिमम क्या है यही आ रहा है और ये हमारी बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ मतलब बीट पर सेकेंड कितने हो गए 2। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि अ सायरन एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज़ मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टूवर्ड्स अ क्लिफ
एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि साउंड सोर्स की जो स्पीड है ये कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट द ऑब्जर्वर हेयर्स इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ इज, राइट। तो एक प्रकार से अगर देखें यहाँ पे वैसे रिफ्लेक्शन है, जो सोर्स है इधर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर जो सुनेगा ना, ऑब्जर्वर जो सुनेगा बेसिकली अगर देखा जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी है, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश विल बी इज इक्वल टू न्यू, जो रियल फ्रीक्वेंसी उसकी है v, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस सोर्स की, ठीक है। तो अब इसी में वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये हमें गिवन है 800 हर्ट्ज़ है, ठीक, और v जो है 330 है डिवाइडेड बाई 330 माइनस कितने जा रहा है, 15 से जा रहा है, मतलब कि 315 हो जाएगा। तो न्यू डैश की जो वैल्यू आ गई यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 800 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 315, है ना, ये इतनी चीज़ आ गई है। अब इसी से अगर हम सॉल्व करें तो दिस विल बी इज इक्वल टू 838 हर्ट्ज़, ठीक। तो 838 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगी, इतनी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर resonates with the tuning fork when the smallest length of the column is 50 centimeter, right, smallest length of the column the next larger length of the column resonating with the same tuning fork। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हमारा ये फर्स्ट ओवरटोन है, तो जो हमारा सेकंड ओवरटोन होगा दिस विल बी द थर्ड हार्मोनिक इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि क्या है इसके जस्ट बाद जो है मतलब कि ऐसी सिचुएशन में जो लेंथ है मान लेते हैं कितनी हो जाती है, L हो जाती है। तो L दिस मस्ट बी इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, क्योंकि लैम्डा बाई 4 जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक की बात करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, और यही सेकंड ओवरटोन के इक्वल होता है। यानी अगर इनिशियली देखें तो लैम्डा बाई 4 हमें कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस आधार पे अगर एल हम निकालेंगे तो दिस मस्ट बी इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमें इससे लार्जर वाला लेंथ चाहिए रेजोनेंस की कंडीशन में, दिस मस्ट बी इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर जस्ट, ठीक है। तो इतना, वैसे और भी ज़्यादा अगर हम लेंगे तो काम चलेगा, लेकिन पहले के लिए हमें 150 सेंटीमीटर चाहिए, और इसके आधार पर ये पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास m1 हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास m2 इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द रोप, राइट। तो फ्री एंड है तो इस ऐसी कंडीशन में जो टेंशन होगा, यानी पहली कंडीशन अगर बोल देते हैं तो ये टेंशन m1 इंटू जी के बराबर हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में जो वेलोसिटी होगी दिस विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी बाई म्यू। म्यू समझ रहे हैं ना, यहाँ पे म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो टी का मतलब यहाँ T1 रख देते हैं, ठीक है। T1 का मतलब अगर इसको अगर रखना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं m1g डिवाइडेड बाई म्यू। पहली कंडीशन में वेलोसिटी हो गई। ठीक इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन भी हमारे पास है। दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीच द टॉप ऑफ द रोप इज़ λ2, राइट। तो मतलब क्या है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m2 इज़ अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द रोप। तो m2 अगर अटैच कर दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो टेंशन हो जाएगा दिस विल बी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी, और मास पर यूनिट लेंथ तो हमें वही मिलेगा म्यू, ठीक है, इस स्ट्रिंग की, रोप की। तो म्यू हो गया फिर यहाँ से। अच्छा, अब लैम्डा की बात पूछ रही है, यानी कि λ2 डिवाइडेड बाई λ1 हमें पता करना है। तो देखिए λ2 डिवाइडेड बाई λ1 ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखो हमें पता है कि स्पीड v इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो लैम्डा विल बी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। तो मतलब कि λ2 विल बी इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी अपन v1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। तो इससे कैंसिल हो गया।
अब लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 जो होगा इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ओवरऑल दिस मस्ट बी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। कौन सा? दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा या कोई और करेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ से? अच्छा हाँ, दूसरा ही करेक्ट होना चाहिए, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई दिस। नहीं, एक मिनट ये एक्चुअली यहाँ पे है क्या कि m2 मास का ब्लॉक अटैच किया गया, इस वजह से जब नीचे उसके यानी कि लोअर पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो m2g होगा, m1g ना होकर के कितना होगा? m2g होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? m2। ठीक, तो ये ऑप्शन ना करेक्ट होकर के इसका क्या हो जाएगा? ये हो, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स separated by 75.0 centimeter. It is observed to have resonant frequencies of 420 Hz and 315 Hz. So there are no other resonant frequencies between these two. इनके बीच में कोई और दूसरी resonant frequency नहीं है। The lowest resonant frequency for this string is, string के लिए देखिए string क्या है, अगर दो इंड पे फिक्स्ड है इस प्रकार से ना, दो इंड है, एक इंड A है दूसरा इंड B है, इस दो इंड पे फिक्स्ड है तो इसका जो वाइब्रेशन होगा वो एक तो इस प्रकार से होगा, दूसरा फिर कैसे होगा? ये ऐसे हो जाएगा दूसरा, है ना, इस प्रकार से होता रहेगा। मतलब एक प्रकार से अगर हम फ्रीक्वेंसीज़ देखें, जैसे कि मान लीजिए रेजोनेट फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, तो न्यू एन दिस विल ऑलवेज बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ से? न्यू दिस विल बी इज इक्वल टू v बाई फिर कितना हो जाएगा यहाँ से? 2l हो जाएगा, न्यू बाई 2l बोल सकते हैं इस चीज़ को, या v बाई 2l कह सकते हैं, जहाँ पे v क्या है इसमें? स्पीड है ना, v बाई 2l एन v बाई 2l लिखा जा सकता है इस चीज़ को यहाँ पे। ठीक है, एन v बाई 2l लिखा जा सकता है इस चीज़ को। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे बात करें इस चीज़ को, देख लेते हैं यहाँ पे फिर कि ये चीज़ है क्या इतना, है ना। दो लगातार वाली जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, एक है 420 हर्ट्ज़ और दूसरी है 315 हर्ट्ज़। ठीक है, 420 हर्ट्ज़ और दूसरी कितनी है? 315 हर्ट्ज़ है। तो इस आधार पे अगर दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस देखेंगे तो ये v/2l आएगा, और यही क्या होती है? फंडामेंटल होती है। तो इन दोनों का सब अगर डिफरेंस देखें तो दिस इज़ 105 हर्ट्ज़ ना, 420 और 315 का डिफरेंस कितना है? 105 हर्ट्ज़ है। तो इस आधार पे 105 हर्ट्ज़ हो जाएगी इसकी जो है लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 4.0 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट NTP। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि ये CV हमें गिवन है 5.0 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट, केल्विन पर मोल। ठीक, तो ये इतना दिया हुआ है यहाँ पे। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन दिस गैस एट NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 952 मीटर पर सेकेंड, देन द हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि CP कितना है ये पता करना है। R हमें दिया हुआ है समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में जो स्पीड हो जाती है इसकी v, दिस इज़ गामा p हो जाता है, गामा इंटू p जो प्रेशर अगर हम यहाँ से राइट करेंगे तो प्रेशर कैन बी रिटन है, जैसे देखो PV इज इक्वल टू क्या होता है? RT होता है। तो PV कैन बी रिटन एज क्या लिखा जा सकता है? nRT मान लेते हैं कि nRT लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ओवरऑल PV दिस विल बी इज इक्वल टू RT बाई P। ओवरऑल कुल मिला करके क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे? RT बाई M लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? RT बाई M, जहाँ पे M क्या है? ये मास जो गिवन है हमें यहाँ पे ना, जो मास हमें गिवन है 4 ग्राम, इसको पर मोल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना किलोग्राम वगैरह में,
तो अब यहाँ से अगर हम गामा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो गामा कैन बी रिटन एज m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टी। क्यों भाई, इतना लिखा जा सकता है। अब इसमें आप m और v r t इन सब चीज़ों की वैल्यू, v क्या है, स्पीड है साउंड की, r और t मतलब टेम्परेचर है, आपको पता ही होगा। इसमें 27 डिग्री टू नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा है यहाँ पे NTP, वो कितना है 273 केल्विन रखेंगे हम यहाँ पे ना, 273 केल्विन रखेंगे। तो बस अब सॉल्व कर लेंगे इसमें। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना तो गामा की वैल्यू हमें 1.6 मिल जाती है ना। और हमें पता है चूँकि गामा इज इक्वल टू क्या होता है, CP/CV होता है ना। तो अगर CP की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू CV हो जाएगा ना। तो वही सॉल्व कर लेना आप यहाँ से। अब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8.0 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये इतना मिल जाएगा। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि अ सोर्स ऑफ साउंड यस एमिटिंग, ये साउंड यस है ना, ये साउंड यस एमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड एन ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट हियर, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है फिर, है ना, इतना है। द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पे है। सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 19.4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ इतना। मान लो इधर ये v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इधर वाली जो इसकी स्पीड हो जाएगी, दिस विल बी इज इक्वल टू v cos 60 डिग्री ना, यही तो हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो पता करना है। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है। न्यू डैश विल बी इज इक्वल टू न्यू, यानी जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है वो कितनी है, 100 हर्ट्ज ना। फ्रीक्वेंसी न्यू कर दिया, उसके बाद v डिवाइडेड बाई v माइनस Vs। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। और आप वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू तो 100 है, इसकी 330 है, डिवाइडेड बाई इसकी 330 माइनस Vs कितना है 19.4। ठीक है, 19.4 नहीं बल्कि 19.4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो ये न्यू डैश जो हो जाएगा 100 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस इसको 19.4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना मिल जाएगा, 9.7 मिलेगा क्या, हाँ 9.7 मिल जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 103 हर्ट्ज। ठीक है, 103 हर्ट्ज, तो ये 103 हर्ट्ज जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड आर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हम क्लोज्ड आर्गन पाइप की निकालें तो एक क्लोज्ड आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है, दिस इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन v डिवाइडेड बाई फिर कितना हो जाता है 4L। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, यानी ओपन आर्गन पाइप के लिए है यहाँ पे। तो अगर ओपन आर्गन पाइप का सेकेंड ओवरटोन हम देखें तो ये हो जाता है थर्ड हार्मोनिक, यानी कि 3v बाई फिर कितना हो जाएगा 2L कुछ हो जाएगा, मान लीजिए L2 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो v से v कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये 2 यानी कि L2 की जो वैल्यू आ गई है, हमें मिली हुई है जो वैल्यू L2 की, ये वैल्यू मिल गई है 3 डिवाइडेड बाई 2L, यही तो मिल जाएगा ना यहाँ पे, नहीं ये एक्चुअली 3 इंटू 2L मिल जाएगा, 3 इंटू 2L, तो 3 इंटू 2 और L की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर है। तो ओवरऑल जो L2 हमें मिल जाएगा 120 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर हुज फ्रीक्वेंसीज लाई बेलो 1250 हर्ट्ज, यानी 10 12 50। देखो जब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक जो है ओपन आर्गन पाइप होता है ना, इन ओपन एट वन एंड, एक एंड पे ओपन क्लोज है, दूसरे पे वो है, तो एक तो हमें इस तरीके से मिलता है, ये जान रहे ना आप, यहाँ पे इस तरीके से मिल सकता है, या फिर ये चीज़ हमें
इस फॉर्म में मिल सकती है। यानी इसकी बात करें तो ये λ/4 है, ये कितनी है 3 λ/4 है ना। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर नेचुरली में इस चीज़ को हम देखना चाहें यहाँ पे, तो ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर इस चीज़ को लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन होगा दिस कैन बी गिवन बाई V/4L, इतना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, V/4L। तो मतलब कि एक प्रकार से ये क्या हो जाता है कि अब इसमें जैसे कि देख लेते हैं फिर क्या हमें मिलने लगता है यहाँ पे। तो इसकी तो ये बेस वाली हो जाएगी, तो बेस फ्रीक्वेंसी अगर इसकी हम निकालेंगे तो दिस विल बी इज़ इक्वल टू वी की वैल्यू गिवन है 340, 4 इंटू लेंथ गिवन है कितनी है 85 सेंटीमीटर। तो 85 सेंटीमीटर को हम 0.85 कह देते हैं, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना 100 मिल जाएगा। तो 100 हर्ट्ज हो गया, है ना, इतना मिल गया। इसी प्रकार से अगला हम निकालेंगे तो ये मतलब कोई भी अगर यंथ मान लो हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा 2n-1 इंटू V/4L, ठीक है। ये किसके लिए हो जाता है यहाँ पे, ये क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए हो जाता है। इन रियल ये क्या है क्लोज्ड आर्गन पाइप है ना। कैसा आर्गन पाइप है ये, ओपन नहीं है बल्कि क्या है क्लोज्ड आर्गन पाइप है ये। तो क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे ना, आसानी से लिख सकते हैं V2, V3, V4। इस प्रकार से जब हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो फ्रीक्वेंसीज़ कितनी कितनी मिल रही हैं। तो हम ये पाएंगे कि टोटल जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज़ हमें मिलेंगी जो 1250 हर्ट्ज़ के नीचे हो वो संख्या में 6 आ जाएंगी फिर, है ना। संख्या में कितनी आ जाएंगी 6 आ जाएंगी। आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल हमारा ये है कि अ स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जाम अहेड हिम, राइट, ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। यानी अब उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली 36 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स दैट ट्रैफिक हैज़ ईज एंड अ कार मूविंग अहेड ऑफ हिम एट 18 किलोमीटर पर आवर इज़ हॉन्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1392 हर्ट्ज़। If the speed of sound is 343 meter per second, the frequency of the honk as heard by him will be ना। तो देखो क्या है, यहाँ पे कार है, ये कार है, और यहाँ पे क्या है मोटर साइकिल है, फिर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मोटरसाइकिल है। तो कार जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये मोटरसाइकिल इधर मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की। ये एक प्रकार से सोर्स है और ये क्या है ऑब्जर्वर है, ठीक। तो अब ये फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू फ्रीक्वेंसी यहाँ से एमिट कर रहा है जो कि ऐसे ऐसे साउंड निकलेगी यहाँ पे। तो यहाँ जो सुनाई देगी ना फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, वो हो जाएगा न्यू विदिन ब्रैकेट V+VO/V+VS, ठीक। इस प्रकार से है यहाँ पे, है ना, V इस प्रकार से है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इस दशा में ये एक्सप्रेशन यूज़ होगा। तो अगर न्यू की वैल्यू हम देखें तो न्यू इज़ गिवन 1392, ये है 343 प्लस VO ऑब्जर्वर हो गया यहाँ पे 15 प्लस V प्लस यानी 343 प्लस 5 3 ये एक्चुअली 36 है ना, तो 15 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या रख देंगे 10, और ये हो गया 343 प्लस 5, है ना। 1392 से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 1392 से मतलब 1412, है ना। ये ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस हैं, 1412 हर्ट्ज, इतने हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, अगर दोनों एंड पे ओपन है तो उसे ओपन आर्गन पाइप बोलेंगे। अगर एक एंड पे ओपन है और दूसरे एंड पे क्लोज है तो उसे क्लोज आर्गन पाइप बोलेंगे, ठीक है। तो देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ऐसा है जो ट्रू नहीं है। पहला क्या है, ऑल हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल। पहले तो एक हम डायग्राम यहाँ से बना ही लेते हैं समझने के लिए। देखिए, जब मान लीजिए कि इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे, तो ये ओपन आर्गन पाइप का क्या है, यहाँ पे वाइब्रेशन है इस प्रकार से, ठीक। तो ऑल हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, है ना, होता ही है, बिल्कुल जनरेट ही होता है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है λ/2,
यानी कि n लैम्डा बाई 2 इस प्रकार से इसकी जो चीज़ें हैं बनने लगती हैं, या बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होगी ये v/2l के फॉर्मेट में होने लगती है ना, v/2l के फॉर्मेट में होने लगती हैं। तो n v/2l ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं यहाँ पे किसी भी vn यानी कि nth फ्रीक्वेंसी। तो हार्मोनिक और फंडामेंटल मतलब कि इसमें इवन ऑड दोनों बनेगा, सब कुछ होगा इस प्रकार से। अगला क्या है, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स। दोनों एंड पे जो है प्रेशर चेंज मैक्सिमम होगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, प्रेशर चेंज मैक्सिमम नहीं होता है। ओपन एंड विल बी एंटी नोड, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे एंटी नोड है, ये नोड है तो ओपन एंड पे क्या है, एंटी नोड है, करेक्ट है। फिर यहाँ से ऑड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, हाँ ऑड भी जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट हो रहे हैं, केवल थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन आर्गन पाइप के लिए सही नहीं है स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि अ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एज 1 मीटर, वेवलेंथ 2 पाई मीटर एंड फ्रीक्वेंसी जो है इतनी दी गई है यहाँ पे, यानी वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, ये वाई डायरेक्शन में ये एम्पलीट्यूड गिवन है, मतलब ए इज़ इक्वल टू 1 मीटर, लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 पाई मीटर और फ्रीक्वेंसी न्यू दिस इज़ गिवन 1/पाई हर्ट्ज। तो देखिए जो इक्वेशन होगा इसका तो वो तो दिया जाता है y इज़ इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब जिसमें जो k होता है ना ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा, राइट। तो k की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, तो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा भी कितना है 2 पाई, यानी k की वैल्यू आ गई 1, है ना। और इसी प्रकार से ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा जो होता है 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई और न्यू की वैल्यू कितनी है 1/पाई है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई ओमेगा की 2। तो ये k की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2t, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका यहाँ पे, और कौन सा मिलेगा तीसरा वाला, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी इतना। मान लेते हैं अननोन सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है, तो मतलब कि न्यू और 250 का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना बना लेते हैं हम लोग 1 बना लेते हैं। डिफरेंस बोल रहे हैं यहाँ पे ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यू ज़्यादा हो, है ना, न्यू कम भी हो सकता है 250 से। 4 है तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 2 आने की संभावना है, एक तो 254 वैल्यू हो जाए या तो 246 हो जाए, ठीक है। 2 आने की पॉसिबिलिटी है किसके लिए, न्यू की जो संभावित वैल्यू है इतनी है यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है क्या है, द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड। सेकेंड हार्मोनिक कर देंगे तो 2 न्यू हो जाएगा यहाँ पे, और जो है व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ इतना तो 513, तो कितना हो जाता है ये 5 हो जाता है। अच्छा यहाँ से अगर हम न्यू की वैल्यू सॉल्व करें तो कितना मिलेगा हमें, हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो न्यू यानी कि 2 न्यू विल मस्ट बी इज इक्वल टू 513, मतलब कि ये 518 हो जाएगा। तो जो न्यू की वैल्यू है 518/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 9 18, यानी कि 259 होना चाहिए। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है इस कंडीशन में क्या है बढ़ी हुई नज़र आ रही है। एक पॉसिबिलिटी तो 259 हर्ट्ज़ की हो गई। दूसरी क्या हो सकती है, जब हम 2v न्यू को 513 से कम रखते हैं तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा, यानी दूसरी इसी में ही 2 न्यू जो है मिलेगा जब हम 513 से कम करेंगे, मतलब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल 513 माइनस 5 करेंगे तो ये 508 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो न्यू की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो गई 254 हर्ट्ज़, ये भी कितनी आ जाएगी 254 हर्ट्ज़ आ जाएगी, ठीक। तो मतलब कि अगर इन दोनों में देखें, पहली दशा में क्या है जो फ्रीक्वेंसी के चांसेस है 254 और 246 है, दूसरी में 259 और 254 है, तो दोनों में 254 कॉमन है ना, तो यही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये इतना इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन 2 एंड्स ऑफ अ सोनोमीटर इज़ 100 सेंटीमीटर। सोनोमीटर के 2 एंड्स के बीच का जो लेंथ है वो कितना है, वायर की लेंथ मतलब 100 सेंटीमीटर है। तो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ 2 ब्रिजेस बिलो द वायर सो दैट द 3 सेगमेंट्स ऑफ द वायर हैव देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो 1:3:5। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसी सिचुएशन में जो होगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। मतलब कि अगर रेशियो निकालें कि इतना हो गया पहला, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इस आधार पे ये जो मतलब कि होना चाहिए 1/L1 रेशियो 1/L2 रेशियो 1/L3, इस प्रकार से होना चाहिए ना यहाँ पे। तो L1 रेशियो L3 ये रखते हैं, मतलब कि ओवरऑल, मतलब अगर L1, इसीलिए अगर मान लो हम L1 रेशियो L2 रेशियो L3 निकालें हैं तो ये चीज़ हमें क्या मिल जाएगी, ये चीज़ हमें मिलेगी कुल मिला जुला करके कुल मिला जुला करके ये हमें मिल जाएगा 1/μ1 + 1/μ2 + 1/μ3, मतलब 1/3 हो गया, सॉरी प्लस नहीं, रेशियो के टर्म में ही मिलेगा 1/ कितना हो गया, 5 हो गया। इसको हम सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो 15 है ना, और ये 5 और ये फिर कितना 3, 15 5 3, 15:5:3 लिखा जा सकता है। अब चूँकि अगर मान लेते हैं कि ये जो है L1 + L2 + L3 निकालें, मतलब कि 15x + 5x + 3x, तो ये कितने के बराबर आ रहा है, 100 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। तो 15×5 ये 23x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हो गई वो 100/23 इतना सेंटीमीटर आ गई, या इतना आ गया ना, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ है। तो अब हम लेंथ तो निकाल ही सकते हैं ना, यहाँ से आराम से लेंथ निकाल सकते हैं। तो L1 L2 L3 देख लेते हैं कितना कितना होगा फिर यहाँ पे। तो L1 जो लेंथ है वो है 15x, तो यानी कि 1500/23x 23 इतना सेंटीमीटर आ गया। L2 5x है, तो ये 500/23 इतना सेंटीमीटर आ गया। और L3 जो है इतना है, तो ये 300/23 सेंटीमीटर आ गया, है ना, इतना आ गया यहाँ पे। फिर तो पूछ रहे हैं कि जो है व्हाट शुड बी द पोजीशंस ऑफ 2 ब्रिजेस, तो पोजीशन क्या होना चाहिए, है ना, पोजीशन क्या होना चाहिए, L1 L2 इनका जो पोजीशन है वो क्या क्या होना चाहिए। तो अगर हम L1 की पोजीशन देखें तो मतलब कि L1 की पोजीशन मतलब कि ये ऐसे अगर हम देखें यहाँ पे, मान लो 0 है तो L1 यहाँ लगा है, L2 यहाँ पे लगा हुआ है, तो L1 ये है, कितना है ये 1500, और L2 और जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई है वो 500 है। तो मतलब कि ये 2000/23 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1500/23 था, तो ये 2000/23 हो जाएगा। तो 1500/23 और 2000/23 ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि 2 सोर्सेज P and Q प्रोड्यूसेस नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज़। मतलब यहाँ पे एक कोई P है और यहाँ पे क्या है, कोई Q है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अ लिसनर मूव फ्रॉम P to Q, P से Q की तरफ मूव करता है, कोई भी है लिसनर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई है एक व्यक्ति जो P से Q की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे P से Q की तरफ जा रहा है, सुनते हुए जा रहा है, यहाँ पे सुनते हुए जा रहा है। तो अब इसमें क्या है कि विद द स्पीड, यानी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो ये मतलब इसमें पूछा गया है कि कितने बीट्स पर सेकंड ये सुनेगा, ठीक है, मतलब बीट्स कितना सुनाई देगा। तो पहले अपीरेंट फ्रीक्वेंसी हम पता कर लेते हैं कि अपीरेंट फ्रीक्वेंसी पहले P की वजह से पहली दशा में मान लो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ये डैश है, तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन न्यू, और ये हो जाएगा V माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का मतलब क्यों, क्योंकि ये इससे दूर जा रहा है ना, दूर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा फिर। तो माइनस में कितना है, वही जो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमने रख दिया कितना, यहाँ से 1 रख दिया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो सोर्स मतलब इस
साउंड की स्पीड मतलब v हो गया, ठीक, इतना सुनाई देगा। ठीक, अगर इसमें मान लीजिए v डबल डैश सुनाई दे रहा है तो ये ऐसी सिचुएशन में इससे पास इसके पास की तरफ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा फिर, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा v, ठीक। तो अगर इन दोनों में बीट की अगर हम बात करें तो बीट का मतलब दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो v डबल डैश ज़्यादा नज़र आ रहा है, v डैश कम नज़र आ रहा है, तो v डबल डैश माइनस इतना करते हैं तो इसमें से जान रहे हैं क्या है, न्यू अपान v, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक। डिवाइडेड ब्रैकेट में कॉमन होने के बाद यहाँ मिल जाएगा v प्लस वन और यहाँ v माइनस वन, ठीक। तो v प्लस वन v माइनस वन, तो मतलब कि v प्लस वन माइनस v प्लस वन, ठीक, ये इतना। तो v से v कैंसिल हो गया और ये वन वन कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पे वन वन कितना हो गया, 2, यानी कि ये आ गया 2 न्यू डिवाइडेड बाई v। तो 2 की वैल्यू 2, न्यू बोला है 660 और v इसकी जो स्पीड है 330 है, ठीक है, 330। तो ये आ जाएगा कुल मिला करके 4 हर्ट्ज़ की बीट सुनाई देगी, ठीक। तो ये ऑप्शन 4 हर्ट्ज़ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि व्हेन अ स्ट्रिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स ऑफ लेंथ L1, L2 एंड L3, ठीक, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज 3 सेगमेंट्स आर ν1, ν2 एंड ν3 रिस्पेक्टिवली। द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाई विच एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन में बताना है क्या है। फिर तो देखिए अगर मान लेते हैं कि उसकी जो लेंथ है प्रारंभ में वो L है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो इस एक्सप्रेशन से दी जाएगी 1/2L स्क्वायर रूट T डिवाइडेड बाई म्यू, है ना, मास पर यूनिट लेंथ, और T जो है उस स्ट्रिंग में टेंशन है। तो ये चीज़ें तो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहे, मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं कि न्यू इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, ठीक है, ये इतना कहा जा सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में मतलब हम इसको कांस्टेंट मान करके अगर इसको ऐसे लिखें कि न्यू इज़ इक्वल टू एनी कांस्टेंट के बाई एल, ऐसे लिख दें, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। तो ν1, ν2, ν3 ये सब आराम से लिखे जा सकते हैं। तो ν1, ν2, ν3 ये हो जाएगा फिर यहाँ से। तो चूँकि हमें एक चीज़ पता है, या यहाँ से बोल सकते हैं L इज़ इक्वल टू K/ν, ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब चूँकि हमें पता है कि L बराबर है L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक। अब इसमें हम सारी वैल्यू रख देते हैं। तो L की वैल्यू K/ν है, L1 की वैल्यू इसी प्रकार से K/ν1 हो जाएगी, ये K/ν2 हो जाएगी और K/ν3 हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे कि कॉमन होकर के हट जाएगा वहाँ से, तो 1/ν बराबर 1/ν1 प्लस 1/ν2 प्लस 1/ν3, ये मिल जाएगा हमें यहाँ से रिलेशन, ठीक है, ये मिल जाएगा। और इस आधार पे देखें तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक बेटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि 2 सोर्सेज ऑफ साउंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर आर एमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव y1 इज इक्वल टू दिस एंड y2 इज इक्वल टू दिस। एन ऑब्जर्वर लोकेटेड नियर दीज 2 सोर्सेज ऑफ साउंड विल हेयर। बीट्स कितना सुनाई देगा और इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा ना, जब वैक्सिंग एंड वाइनिंग हो जा रहा होता है। तो वैक्सिंग का मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड का जो होना मैक्सिमम हो जाना, है ना, तो यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मतलब कि वैक्सिंग मतलब कि इंटेंसिटी मैक्सिमम, वाइनिंग का मतलब इंटेंसिटी मिनिमम। तो इंटेंसिटी जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा ना, आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिन, ये दोनों की जो एम्पलीट्यूड है, एक मैक्सिमम कंडीशन में दोनों के एम्पलीट्यूड का सम का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 और 5 9, 9 का वर्ग हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई इनका जो डिफरेंस है, 4 और 5 का डिफरेंस होता है 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो 81:1 तो ये हो गया यहाँ पे वैक्सिंग और विनिंग का जो रेशियो है, ठीक है, वाइनिंग का रेशियो है। दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस देखना है। तो मतलब कि अगर देखा जाए यहाँ पे बीट्स कितने सुनाई देंगे, ठीक है, बीट्स कितने सुनाई देंगे यहाँ पे, तो ओमेगा और ओमेगा मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हम देख रहे होते हैं। एक में 600 है और दूसरे में 608, तो मतलब कि 2π/ν1 जो है 600 है और 2π/ν2 जो है 608 पाई है, मतलब कि इतना है यहाँ पे, मतलब कि पाई से पाई कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल। तो ν1 और ν2 की वैल्यू, ν1 की वैल्यू आ गई 300 हर्ट्ज़ और ν2 की वैल्यू आ गई 304 हर्ट्ज़। तो 300 और 304 का जो डिफरेंस आएगा वो 4 हर्ट्ज़ आ जाएगा।
तो बीट तो 4 हर्ट्ज हो गया और ये इतना हो गया। तो कोई ऑप्शन है करेक्ट इसमें जिसमें 4 और इतना है? हाँ, ये चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाई y इज इक्वल टू दिस वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। अच्छा, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, तो यदि हम यहाँ पे वेव वेलोसिटी निकालें ना, वेव वेलोसिटी निकालें, तो वेव वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान सा काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैसे आसान सा काम हो जाएगा? जो वेव वेलोसिटी होगी वो वेव की फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा ये हो जाएगी यहाँ पे। तो मतलब हमें वेव वेलोसिटी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ओमेगा और k इनकी वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है दिस विल बी इज इक्वल टू 50, लेकिन ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू होता है, जिसकी वैल्यू हो गई 50। यानी कि यहाँ से न्यू की वैल्यू जो आ जाएगी 25/पाई आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी मिल गई। के जो होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा, यहाँ से के की वैल्यू 1 मिल रही है। ठीक, तो लैम्डा की जो वैल्यू है लैम्डा विल बी इज इक्वल टू 1/2 पाई। तो दोनों को अगर पुट कर दें यहाँ पे हम, ये जो है जितना जो भी हमें यहाँ पे नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 पाई मिल गई। तो v तो मिल जाएगा कितना हमें यहाँ से 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड ये तो हमें मिल ही जा रहा है, v की वैल्यू वेव के लिए है। बट पार्टिकल के लिए क्या करेंगे? तो पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 साइन किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई? डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन अगर हम यहाँ पे करते भी हैं तो ये जो है देख लेते हैं कितना मिलता है यहाँ पे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करने के बाद मिलेगा 3 साइन और जो है पाई/2 से अंदर मल्टीप्लाई हम अच्छा नहीं किए थे, कोई बात नहीं, दोनों जगह कॉमन था तो वो मतलब उतना ही मिल जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। ये जो ऑप्शन आया ये मिला हुआ है ना, तो पहले हम इसी को सही कर लेते हैं। के की वैल्यू हमारी कितनी थी? पाई/2 थी, पाई/2। तो पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा कितना आ गया था? 4 आ गया था। और ये चीज़ जो है हमें मिल जाएगी यहाँ पे, चूँकि 50 क्या वही हो जाएगा 25 पाई टी, है ना, कि एक प्रकार से ओमेगा की जो वैल्यू है दिस विल बी इज इक्वल टू 25 पाई, है ना, 25 पाई मिल जाएगा। तो 2 पाई यानी कि 2 इंटू ये ओमेगा इज इक्वल टू ये ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, और ये जो चीज़ हमें मिली हुई है यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 25 पाई, इतनी मिली हुई है यहाँ से। तो यानी कि 2 पाई जो हो जाएगा न्यू वो 25 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो न्यू की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ पर न्यू की वैल्यू 25 बाई कितनी मिल जाएगी? यहाँ पे 2 ही मिलेगी ना, 25/2 मिल जाएगी यहाँ पे। तो बस और कुछ करना है नहीं यहाँ पे। तो अब हम वेलोसिटी स्पीड पता कर लेते हैं, न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू 25/2 और इंटू 4 कर देंगे तो कितना मिलेगा? 85 मिलेगा ओवरऑल। ठीक है, ये चीज़ हुई यहाँ पे। अच्छा, अब वीपी पे आते हैं। तो पार्टिकल पी के लिए जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा वो dt ऑफ y होगा, और तो ये मिल जाएगा 3 साइन, और ये एक्सप्रेशन जो है 50t पाई/2 है ना। तो 50t पाई/2 साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस हो जाता है। तो यहाँ 3 और मिल जाएगा कॉस मिलेगा, तो फिर ये 50 मतलब 25 पाई टी है ना। मतलब इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा ये। तो 3 साइन 25 पाई टी माइनस पाई/2 एक्स। ठीक है, ये चीज़ मिल जाएगी हमें यहाँ पे। तो 3 कॉस इतना मिल गया यहाँ पे, और कॉस 25 पाई टी का जो मतलब
डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा cos 25 पाई टी माइनस पाई बाई 2x, और फिर जब अंदर की क्वांटिटी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाहर इनटू मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमें 25 पाई टी मिल जाएगा, 25 पाई और टी का तो इतना, ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है 75, कितना लिखा जा सकता है इस चीज़ को, वी पी इज इक्वल टू 75 पाई कॉस 25 पाई टी माइनस पाई बाई 2x। तो अगर इसकी मैक्सिमम निकालनी है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होना होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यानी कि वी पी मैक्स जो होगा यहाँ पे, मैक्स पार्टिकल का मैक्स जो होगा वो 75 पाई हो जाएगा। तो एक तो इतना आया हुआ, एक इतना, दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 75 पाई अपान 50, ठीक। तो इस आधार पे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो रेशियो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, 3 पाई बाई 2, ये रेशियो हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन है, इधर की तरफ मूव कर रही है, कितने से, 220 मीटर पर सेकेंड, ठीक, टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कोई है, मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है यहाँ पे। इसकी फ्रीक्वेंसी भी कुछ एमिट हो रही है, यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है यहाँ पे। सम ऑफ द साउंड रीचिंग द ऑब्जेक्ट्स गेट रिफ्लेक्टेड, यानी साउंड यहाँ तक तो पहुँची, फिर यहीं से क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, फिर है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड बैक टू ट्रेन एज इको के फॉर्म में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के ड्राइवर के द्वारा जो डिटेक्ट होगी फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी। तो बहुत आसान सवाल है, न्यू डैश दिस विल बी इज इक्वल टू न्यू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे v प्लस जो ट्रेन है इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड हम यहाँ से मान लीजिए vt रख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई v माइनस वी टी, ठीक, v माइनस वी टी, क्योंकि जो डिस्टेंस है दोनों रिफ्लेक्शन की दशा में ये घट रही है, ठीक है, घट रही है, इस वजह से क्या करेंगे हम यहाँ पे v माइनस वी टी, मतलब कि अब इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 1000 हर्ट्ज़, v की वैल्यू 330 है और ये 220 है, यानी कि कुल मिला जुला करके दोनों कितना हो जाएगा 550, और 330 और 220 को घटाएंगे तो 110 मिलेगा, तो ये 5 हो गया, यानी कुल मिला जुला करके उसे 5000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, 5000 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट इसका। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। पहला तो y1 इतना है और y2 इतना है, ठीक, आर एक्स वेयर x इज़ इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द फेज़ डिफरेंस बिटवीन देम। तो पहले फेज़ पता करना होगा। फेज़ डिफरेंस का मतलब क्या है कि पहले का फेज़ और दूसरे का फेज़, ठीक है, यही करना है। तो पहले का फेज़ तो देखो पता ही हो रहा है यहाँ से, इसका जो फेज़ है ओमेगा टी प्लस 0.57, ठीक है, इतना है यहाँ पे पहले का फेज़ है। या फिर पूरा जो अंदर लिखी हुई क्वांटिटी है इसको रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है अंतर, ये पाई बाई कॉस भी है, तो पाई बाई 2 का फेज़ डिफरेंस और भी आ जाएगा उसमें। क्यों आएगा भाई, क्योंकि इस इक्वेशन को कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा जो हमारे पास होता है ये क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ इसमें क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी बीच में पाई बाई 2 ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ कास को क्या बना सकते हैं, साइन बना सकते हैं। तो ओवरऑल जो फेज़ डिफरेंस हो जाएगा ये मिल जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, माइनस में ये चीज़ क्या मिलेगी हमें यहाँ से फिर ये चीज़ जो हमें आगे मिल जाएगी वो होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 2, है ना, यही तो मिल जाएगा ना यहाँ पे, यहाँ ये चीज़ मिल जाएगी। तो इन दोनों से दोनों कैंसिल, यानी 0.57 में से पाई बाई 2 हमें क्या करना है, घटाना है, पाई बाई 2 को घटाना है। तो पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है बाई 2 माइनस में, और प्लस कितना है 0.57 है, ठीक। इसको अगर देखेंगे तो ये 1.57 आ जाएगा और ये प्लस 0.57, ठीक। तो ओवरऑल ये आ गया -1.0 रेडियन,
क्योंकि डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में कभी भी निगेटिव साइन नहीं आता है, तो 1.0 रेडियन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि साउंड वेव्स ट्रेवल एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ वार्म एयर एंड 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू ब्रास, राइट। द वेवलेंथ ऑफ अ 700 हर्ट्ज acoustic wave as it enters brass from warm air। ठीक है, तो ये हमें पता करना है कि जो है इसकी हमें वेवलेंथ बतानी है 700 acoustic वेव। तो 700 अगर जा रही है तो ब्रास में क्या है कि उसकी क्या क्या पता करना है यहाँ से, वेव एज इट इंटर्स ब्रास फ्रॉम वार्म एयर, यानी कि गर्म हवा से, जब ये ब्रास से गर्म हवा में जा रहा है तब क्या होगा फिर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जो वेव होती हैं अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी में नहीं बदलाव आता है, उनकी वेवलेंथ और स्पीड में ही केवल बदलाव देखने को मिलता है। मतलब कि अगर हम स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो ऐसे लिखा जा सकता है स्पीड v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू ये चीज़, यानी कि फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये लिखी जा सकती है, कितनी लिखी जा सकती है। अच्छा, पहले तो हमें क्या करना है कि पहले हम एक काम करते हैं कि इसको एयर के लिए सॉल्व कर लेते हैं ना, एयर के लिए सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ से लैम्डा कितना मिलेगा, या रहने ही देते हैं, चलो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है v डिवाइडेड बाई लैम्डा ना। तो ऐसे ही ब्रास मान लीजिए कि ये जो है वार्म एयर में ये 1 है, ठीक है, और जो ब्रास है उसमें कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो यानी कि इस आधार पे v1 अपान लैम्डा 1 दिस विल बी इज इक्वल टू v2 अपान लैम्डा 2, इतना लिखा जा सकता है आसानी से। तो हमें क्या करना है कि लैम्डा 2 निकालना है ना भाई, लैम्डा 2 निकालना है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी, किसके मतलब कि एयर के टर्म में, एयर की वेवलेंथ, एयर में वेवलेंथ के टर्म में कितनी होगी। तो लैम्डा 2 दिस विल बी इज इक्वल टू v2 इंटू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई v1। ठीक, तो v2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3500, लैम्डा 1 चलो लैम्डा 1 ही रहने देते हैं, और v1 कितना है 350 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 लैम्डा 1, यानी कि अब जो इंटर कर रही है वो वेव, उसकी वेवलेंथ वार्म एयर की वेवलेंथ का 10 टाइम हो जाएगा, मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस आधार पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, यानी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर 10, इंक्रीज़ हो जा रहा है। 10 फैक्टर का मतलब 10 गुना इंक्रीज़ हो करके हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि 2 आइडेंटिकल पियानो वायर्स kept under the same tension T have a fundamental frequency of 600 Hz. The fractional increase in the tension of one of the wires which will lead to occurrence of 6 beats per second when both the wires oscillates together would be, right। जब दोनों साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं तब की कंडीशन में। देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए जो एक्सप्रेशन होता है न्यू इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट टी बाई म्यू, जहाँ पे टी टेंशन है और ये म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, यल जो है स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, पियानो वायर का मतलब कि यही है कि दो ऐसे अटैच होंगे ना यहाँ पे, ये वाला वायर पियानो के अंदर। ठीक, तो अब आपको फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रैक्शनल इंक्रीज़ पता करना है, टेंशन में कितना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले फ्रीक्वेंसी में फ्रैक्शनल चेंज देख लेते हैं, यानी कि डेल्टा न्यू बाई न्यू। अगर इतना लिखा हुआ है तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। अरे ये जो एरर वाला सोचिए, जैसे एरर के मेज़रमेंट हम लोग करते हैं ना, जैसे कि मान लो टी में जो अगर डेल्टा टी का एरर आया हुआ है और इसमें इतना है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो स्क्वायर रूट जब पावर जो है 1/2 है तो 1/2 पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से इसको राइट कर लिया गया। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। अब चूँकि ये जो है बीट्स है, कितना है 6 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी 600 थी,
इज इक्वल टू 1/2, है ना। और वो फ्रैक्शनल चेंज हमें पता करना है, टेंशन में कितना आएगा, तो डेल्टा टी बाई टी ये निकाल सकते हैं। तो ये 100 हो गया 2/100, 2/100 का मतलब आ जाएगा डेल्टा टी बाई टी, दिस इज इक्वल टू 0.02। ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया किसमें, टेंशन में, ठीक। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि अ ट्रांसवर्स वेव इज़ रिप्रेजेंटेड बाई वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज़ द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी मतलब वही फ्रीक्वेंसी इनटू ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इतना हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होता है एक प्रकार से अगर ओमेगा और उसके टर्म में लिखें, जैसे मतलब कि 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें यहाँ पे, ये ओमेगा है और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा है यहाँ पे, तो मतलब कि चलो इसको इतना रहने देते हैं अभी। और जो के होता है इट्स वैल्यू इज़ 2 पाई बाई लैम्डा, है ना, 2 पाई बाई लैम्डा। तो यदि मैं 2 पाई के प्लेस पे ओमेगा अपान न्यू रख दूँ, ओमेगा अपान कितना रख दूँ, न्यू रख दूँ, तो के विल बी इज़ इक्वल टू, एक दूसरा एक्सप्रेशन बनाने जा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। क्या है, के इज़ इक्वल टू 2 पाई, यानी 2 पाई यहाँ से लिखा जा सकता है ओमेगा अपान न्यू, तो रख दिया मैंने यहाँ से ओमेगा अपान न्यू इंटू लैम्डा, ये इतना मिल गया। यानी कि न्यू इंटू लैम्डा कैन बी रिटन एज ओमेगा बाई के, इतना लिखा जा सकता है ना। तो न्यू इंटू लैम्डा यहाँ जो डायरेक्ट मिला हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू इंटू लैम्डा ही रहने दे सकते हैं, है ना, क्योंकि लैम्डा के टर्म में हमें वो चीज़ प्राप्त करनी है, ठीक। तो इसको फ़िलहाल इतना रहने दिया हमने यहाँ पे। अब पार्टिकल की वेलोसिटी जब निकालनी है तो पार्टिकल की वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ए हो गया ओमेगा कॉस माइनस के एक्स, ठीक। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ए इंटू ओमेगा मिल जाएगा, ए ओमेगा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, फिर पूछ ये रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज़ द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी कितनी है, न्यू लैम्डा है, यानी न्यू लैम्डा जो है मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो ए इतना यहाँ पे, तो मतलब कि लैम्डा दिस इज़ इक्वल टू ए इंटू ओमेगा बाई न्यू, है ना। तो अब देखिए क्या है इसमें कि हमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं पता करनी चाहिए, फिर कितना हो रहा है फिर लैम्डा की वैल्यू। तो ओमेगा जो है ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई न्यू हो जाता है यहाँ पे, तो ए इंटू 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाई न्यू, तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई इंटू ए। तो लैम्डा की वैल्यू जो है 2 पाई इंटू ए इतनी होनी चाहिए यहाँ पे, तो इस आधार पे ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ओके। तो ये जो आज का वीडियो है जो अभी आज हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये वेव्स से कुछ सवाल को सॉल्व किया हमने, डिस्कस किया बेसिकली उन सवालों को। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।